Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसा कि आप लोग जानते हो डियर स्टूडेंट कि आपका यहाँ पे है चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आपका ज्योग्राफी में दो चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। आज हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, एग्रीकल्चर। तो डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके ज्योग्राफी में, क्योंकि डियर एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो चलिए डियर सबसे पहले, जब भी आपका एनसीईआरटी बुक जो भी बुक होती है वो सबसे पहले स्टार्ट करती है एक स्टोरी से। तो यहाँ पे स्टोरी दे रखी है जो कि है यहाँ पे गुरप्रीत और माधु तीना के उसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इन स्टोरी को पढ़ते हैं। Gurpreet, Madho, Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling the land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch the good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread, biscuits from flour. तो अब देखो डी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है गुरप्रीत, मधु और टीना जो है वो यहीं पे विलेज में घूम रहे थे। तो उन्होंने एक फार्मर को देखा कि वो लैंड टिल कर रहा था। तो फार्मर ने उन्हें बताया कि वो जो है वीट को उगा रहा है और उसमें अभी अभी उन्होंने मैन्योर ऐड करा है, जिससे कि चाहे वो और फर्टाइल हो जाए। और फिर वो बच्चों को बताते हैं कि अगर फिर जो वीट है उसको वो अच्छी तरह हार्वेस्ट करके गुड प्राइस में बेचेगा। फिर वहाँ से वो फैक्ट्रीज में जाएंगी, फिर वहाँ से बिस्किट्स बनेंगे, ब्रेड्स बनेंगे वीट के। देखो इसमें क्या दिखाई दे कि द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है डिस्टेंट एक्टिविटीज विच गिव्स यू मनी, या ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं पैसों के लिए, यानी कि उसमें पैसे हमें मिल रहे हैं इसलिए वही हम लोग उगा रहे हैं। अब कोई फार्मर पागल तो यानी कि वो ऐसे ही उगाएगा, वो इसीलिए उगा रहे हैं क्योंकि उसको भैया उसका प्राइस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसके, फालतू का थोड़ा ना उगाएगा वो, है ना। तो द transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो ये मुख्य तौर पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड फ्रॉम विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ उससे रिलेट करती है। जैसे आप लोग कहाँ उगाते हो बेसिकली सब्जीज वगैरह, आप लोग जो है ये सारी चीज़ें उगाते हो अपने खेतों में, है ना। तो जो उगाने वाली प्रोसेस है ये आएगी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिसोर्स है उसको उगाया जा रहा है, उसका मेन पार्ट जब उसमें एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है कोई चीज़ का, तो वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। देन देखो, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे। उसका भी देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड करती है इन रिसोर्सेज के, यानी कि आपने एक रिसोर्स उगाया और उसको फैक्ट्री में बेचा ताकि वो एक फिनिश्ड गुड बन के आए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे आता है टर्शियरी एक्टिविटी। अब देखो, टर्शियरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किनको? प्राइमरी एक्टिविटीज़ को भी और सेकेंडरी एक्टिविटीज थ्रू सर्विस। कैसी सर्विस? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग आर गुड एग्जाम्पल। क्योंकि भाई उनको पैसा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फार्मर मेहनत कर रहे हैं और फार्मर को पैसा तभी मिलेगा जब सेकेंडरी एक्टिविटी वालों को पैसा मिलेगा। तो बेसिकली चीज़ क्या हो रही है, जब टर्शरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट होगा, जब लोग उसे खरीदेंगे उस सामान को, तो फैक्ट्रीज वालों को पैसा मिलेगा। अब फैक्ट्रीज वालों को पैसा मिल रहा है इसलिए वो फार्मर्स को भी पैसा देंगे। तो बेसिकली फार्मर्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कौन सपोर्ट देता है? आपकी टर्शरी एक्टिविटी सपोर्ट देती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो अब देखो, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों है प्राइमरी एक्टिविटी? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है। और ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स,
फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। और ये नहीं कि सिर्फ आप वेजिटेरियन चीज़ उगाओगे, इसमें ये होता है कि भैया आप रेयर भी करते हो लाइफ स्टॉक इन सेंस मीन्स दैट एनिमल्स जो हो गए सारे, उनको आप लोग रेयर भी करते हो। अब देखो, इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड यानी कि पूरा जो आपकी धरती है ना, पूरा वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही उसमें लोगों को आजकल दिख रहा है। उसका फिर देखो डियर स्टूडेंट, 2/3 of India's population, 2/3 of India's population still depend on agriculture। 2/3 of India's population मतलब ये मान लो कि 370 करोड़ लोग हैं, उनमें से 2/3 लोग जो है इंडिया के, वो अभी भी जो है किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही डिपेंडेंट हैं पूरे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड ऑरिजिन दिया है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एग्री, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, यानी कि सॉइल में जब हम कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिया था फन फैक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब देखो, फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल की टॉपोग्राफी कैसी है और क्लाइमेट कैसा है, ये दोनों चीज़ बहुत मैटर करती हैं आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। ऐसा लैंड जिसमें क्रॉप ग्रो की जाती हैं, ऐसे लैंड को हम लोग एरेबल लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है एक मैप, ठीक है, वन मैप इज गिवन हियर इन 4.1 और यहाँ पे लिख रखा है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है। तो देखो, लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड, ठीक है, अरेबल लैंड। तो ये याद रख लो, सबसे पहला कि फेवरेबल टॉपोग्राफी एंड सॉइल एंड क्लाइमेट आर द वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देन द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। फिर देखो, इन द मैप यू सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट। ऐसे रीजन में ही आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही है जहाँ पर आपके जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए सूटेबल कंडीशन है। डैट मीन्स दैट वहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, सूटेबल वहाँ पे सॉइल है जिसमें वो उग सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो मैप दे रखा है इसमें दिखा रखा है कितने % हरी जगह है, ठीक है। तो आप देखो, डिड यू नो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जो कि आपका बहुत यूज आने वाला है। सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। तो ये याद रख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पॉइंट जो है ये याद रख लो कि ऐसी साइंस और मैंने क्यों कहा कि सॉइल में ही कल्टीवेशन और साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, क्यों, बिकॉज एग्री जो है लैटिन सर, इसका मतलब ही सॉइल होता है। और उसके फिर देखो, एंड रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, दैट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। इसको हम फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग सेरीकल्चर में। तब देखो, सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर आपने पढ़ा होगा साइंस में भी कि जब हम कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कमर्शियल मीन्स कि पैसों के लिए सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग इसलिए की जाती है ताकि सिल्क ऑब्टेन हो सके। तो यहाँ पे कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा सेरीकल्चर में। देन पीसी कल्चर में आओ, आपने पढ़ा होगा साइंस में, अगेन पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो यहाँ पे चली जाती है ब्रीडिंग। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। सप्लीमेंट यानी कि बढ़ा सकता है इनकम फार्मर की, सप्लीमेंट, ठीक है, इनकम ऑफ फार्मर। उसके बाद आता है वीटी कल्चर में। अब देखो, वीटी और कल्चर, वीटी शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा वाइन्स, और वाइन्स जो है वो किस में होती है, आपकी ग्रेप्स में होती है। तो इसकी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, वीटी कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। देन आते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो देखो, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यानी कि पैसों के लिए, ठीक है, कमर्शियल यूज। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। एग्रीकल्चर मीन्स दैट द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल
रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है। उसका फिर आते हैं डी स्टूडेंट हम लोग सेरिकल्चर में। सो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। उसका पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। देन आता है वीटिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। उसका हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। अब आते हैं फार्म सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपका फार्म सिस्टम। तो देखो, agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seed, fertilizer, machinery. तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या है, सीड है, फर्टिलाइजर है, मशीनरीज है, लेबर है एंड सम अदर ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लॉइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीलिंग एंड हार्वेस्टिंग. द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड वुड, क्रॉप्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट. देखो डियर स्टूडेंट, जो फार्म सिस्टम होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है। क्या होता है, जब आप कोई चीज़ उगाते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी चाहिए होती है। जैसे आपको चाहिए मैन्योर चाहिए, गुड क्वालिटी की सीड्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए। उसके बाद फिर जब आप प्रोसेस करते हो तो उसके लिए आपको प्लाव चाहिए लगाने के लिए। देन यू नीड टू सो द शीड्स। उसके बाद वाटरिंग भी करनी है आपको प्लांट्स को, वीडिंग यानी कि अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने हैं, देन हार्वेस्ट करना है। तो ये सारी प्रोसीजर, इसके आउटपुट कहेंगे, इसके आउटपुट आते हैं जैसे कि भाई आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे आपको वुल मिल रहा है, आपको क्लोथ्स मिल रहे हैं, और आपको जो है खाने के लिए वीट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके आउटपुट्स होते हैं। अब आते हैं डिस्टेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दे रखा है। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें विदाउट केमिकल्स, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स वी ग्रो। और ये कैसे ग्रो करते हैं? बाय यूजिंग कंपोस्ट, यानी कि कोई भी वेजिटेबल पील्स वगैरह होते हैं ना, वर्मिंग कंपोस्टिंग जो प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ी थी, वो भी जो वेजिटेबल पील्स को डाल के फिर उनका जब वेस्ट बन जाता है, फिर या कोई और वेस्ट है प्रोडक्ट तो उसको डाल के अच्छी तरह मैन्योर बना के, नेचुरली मैन्योर बना के उसको खाद जो हम लोग डालेंगे वो, ठीक है डिस्टेंट। तो इसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो डिस्टेंट आपको ये फैक्ट जान के बहुत इंटरेस्ट आया होगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया में जो देश है जिसमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वो अभी आ गया है सिक्किम, ठीक है डिस्टेंट। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखो, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. अब देखो, फार्मिंग इन प्रैक्टिस इन वेरियस वे। आपको पता है कि फार्मिंग में डिफरेंट वे में दी जाती है। जैसे मतलब अच्छी तरह जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो देखेंगे, फिर कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो देखेंगे, कितने लेबर लग रहे हैं वो देखेंगे। तो ऐसी चीज़ों में ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो फार्मिंग है वो दो टाइप्स में आपकी दे जाती है। वो है सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग दो टाइप्स की आपकी फार्मिंग है, ठीक है। कमर्शियल यानी कि थोड़ा बिजनेस रिलेटेड, और सब्सिस्टेंस यानी कि आप एक छोटी जगह में कर रहे हो। अब देखो डिस्टेंस यहाँ आपका बहुत अच्छी तरह समझाया है, मैं आपको बताती हूँ। सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली। ये फार्मिंग जो है तब प्रैक्टिस की जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ज़्यादा तक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर जाते कि भाई ट्रैक्टर्स जाने हैं। यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्लाउ से ही कर लेंगे, हो से ही कर लेंगे, ठीक है। एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। हाउस होल्ड लेबर यानी कि अपने ही घर के जो मेंबर्स हैं वही यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद तो प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, यानी कि हमें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं करना पड़ता है, हम छोटा सा आउटपुट ही प्रोड्यूस करते हैं। सब्सिस्टेंट फार्मिंग कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। तो अब देखो, सबसे पहले डिस्टेंट सब्सिस्टेंट फार्मिंग समझो। तो देखो, सब्सिस्टेंट फार्मिंग जो होती है वो इस टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें क्या होता है डिस्टेंट, आपके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, आपको ज़्यादा खचर पचर नहीं करनी है, आप बहुत कम जो मतलब जैसे मान लो कि जो मतलब इतना ज़्यादा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल हाउस होल्ड लेवल आपने ले रखे हैं, और जो है आपको आउटपुट भी जो है वो स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस करना होता है।
तो ये था डिफरेंस जो है सब्सिस्टेंट फार्मिंग का, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो सब्सिस्टेंट फार्मिंग है वो फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, जो कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। तो अब देखो, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग या इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर जो है, इसमें देखो डियर स्टूडेंट, जो फार्मर होता है वो कल्टीवेट करता है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में यूजिंग सिंपल टूल्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर्स ला रहा है, बड़े बड़े विनोइंग मशीन्स ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हो या प्लो की मदद से ही कर रहा है। एंड मोर लेबर, लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि भाई लोग जो उसके वहाँ काम करने वाले हैं वो ज़्यादा है, लेकिन वो कर काम रहा है स्मॉल प्लॉट में, और वो सिंपल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे लोग उसकी तरह ही प्लाव से ही खोद रहे हैं। उसके भी देखो, क्लाइमेट एंड लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल प्रिमिटिव ग्रोइंग fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज and sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। ये उनको अलाउ करता है कि भाई आप एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो पूरे साल भर के अंदर। उसके बाद देखो, राइस इज द मेन क्रॉप, राइस एक मेन क्रॉप हो जाती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, अदर क्रॉप्स कौन कौन सी है, वीट हो गई, मेज हो गई, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गई, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे लिख रखा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्म एग्रीकल्चर इज प्रिविलेंट in the thickly populated areas as in the monsoon region of south, southeast and east area। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब देखो, पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली लेबर्स हैं, और लेबर्स है तो आप फार्मिंग कर सकते हो, है ना। मॉनसून सीजन आते हैं साउथ ईस्ट में, और जो हमारी राइस होती है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे उनको अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी डेस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी सबसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग होती है, ये होती है प्रिविलेंट इन थिकिंग पॉपुलेटेड एरियाज, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग है। अभी तक हम लोग इंटेंसिव पढ़े, अब हम लोग करेंगे प्रिमिटिव। अब देखो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो देखो, अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। अब समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। A plot of land is cleared। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ये प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, जैसे फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन दे रखा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, ये जो एरियाज होते हैं ये बहुत हैवी रेनफॉल होती है यहाँ सबसे पहले तो, और यहाँ पे जो हमारा वेजिटेशन है जिसको हम क्लियर भी करते हैं वहाँ का क्विक जनरेशन होता है। अब देखो, इसमें मेन चीज़ क्या है। अब प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे सारे ट्रीज काटे जाते हैं, उसके वो ट्रीज को बर्न किया जाता है। जब ट्रीज बर्न होते हैं, अभी मैं इसके आगे बताऊंगी, द एशेज जो होते हैं आर मिक्स विद द सॉइल। जो ट्रीज के ऐश है वो सॉइल के साथ मिक्स करा, सॉइल के साथ मिक्स करा, एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटो एंड काशवार ग्रोन। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture। अब देखो डी स्टूडेंट, सब मैं आपको अच्छी तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझाती हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है डी स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले आपके पास एक लैंड है जहाँ हाईली मतलब फॉरेस्टेड है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों को काटा जाएगा, पेड़ों को गिराया जाएगा, उसके बाद पेड़ों को जलाएंगे। फिर जब पेड़ जल जाते हैं तो ऑब्वियसली ऐश बचता है, और ऐश को जो है वो सॉइल के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे आप लोग कम से कम 2-3 क्रॉप्स एक बार में उगा सकते हो। उसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी
क्वालिटी फिर से कम हो जाती है तो मतलब वाले लैंड को जो है मतलब पूरा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाली, और जो कल्टीवेटर होता है, जो उगाने वाला होता है, वो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में जाता है। तो ऐसे करके इनकी पूरी साइकिल चलती है, और जब वो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में 2-3 क्रॉप उगा के आया तब वो फिर से ये वाले लैंड में वापस आ जाता है, क्योंकि फिर से यहाँ पे जो है ट्रीज उग जाते हैं। आपने रीफॉरेस्टेशन के बारे में तो पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम नोमैटिक हर्डिंग से पढ़ने से पहले यहाँ पे डू यू नो में आया है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, लाइक झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, निपला इन मेक्सिको, रोका इन ब्राज़ील एंड लेडिंग इन मलेशिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये डिफरेंट नेम से जो है जाना जाता है। लाडांग in Malaysia, Roca in Brazil, then Milpa in Mexico and झूमिंग in North East area. तो अब नोमैडिक हर्डिंग में आते हैं। इस नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी अर्थ एंड अर्थ रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन सेमी अर्थ एंड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. अब देखो in this type of farming, अब देखो सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट, नोमैड्स मतलब क्या होता है। नोमैड वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं फॉर देयर प्रॉपर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। अब देखो इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्डमैन यानी कि जो कुछ ना कुछ हर्डर्स देखे आपने, जो मतलब शीप्स गोट्स को हर्ड करते हैं, उनको हर चीज़ें देते हैं और उनको पालते हैं बेसिकली, और फिर उनका कमर्शियल यूज़ करते हैं, ठीक है। मूव फ्रॉम वन प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर वाटर अलॉन्ग विद डिफाइंड रूट्स। तो ये हर्ड्समैन क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं उनके एनिमल्स के साथ फॉर फोडर वाटर अलॉन्ग विद डिफाइंड रूट। This type of movement arises is in response to climatic constraints and terrain. ठीक है, तो ये टाइप का जो मूवमेंट होता है ये तब अराइज होता है जब मतलब कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उनको सूट नहीं करती। तो जब उनको क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती हैं तो वो क्या कहते हैं, अपनी बैल सीप्स वगैरह सबको लेके वो कहाँ जाते हैं, वो जो है अपनी सारी शीप्स को लेके दूसरे जगह जो है चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको अब देखो डिजिटल शीप कैमल याक गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, फूड, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर एंड देयर फैमिली। तो इसलिए नोमैडिक हर्डिंग जो है की जाती है। तो मतलब बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग में इनका कुछ कमर्शियल यूज़ जो है ये कर रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब कि दूध वूध बेच के लेकिन मेन काम नोमैड्स का ये होता है कि भाई अपना जी ले वो, तो इसलिए वो सारी चीज़ें पालते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये था डिजिटल नोमैडिक हर्डिंग में था। अब आते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग में। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग, अब कमर्शियल शब्द से ही पता चल रहा है कि भाई आप फार्मिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ पैसा कमाना है। तो अब देखो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो इस वाली फार्मिंग में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको रेयर कर लिया जाता है। रेयर मतलब कि उनको जो है पाल लिया जाता है ताकि वो उसे मार्केट में बेच सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। एरिया जिसमें कल्टिवेट कर रहे हैं वो भी लार्ज होगा और अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज ऑल्सो लार्ज। ठीक है, मतलब जितना उनकी मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं सब, ये भी बहुत लार्ज होती है। मोस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय यूजिंग मशीन्स, यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करके करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखो डिजिटल इस जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं, एक तो होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी होती है मिक्स फार्मिंग, तीसरी होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। क्रॉप्स यानी कि वीट, मेज एक्सेट्रा, ये सारी क्रॉप ग्रो की जाती हैं कमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए, यानी कि उनको बेच के उन्हें पैसा मिले जिससे वो अपना लाइवलीहुड चलाएं। ठीक है, वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन
Grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. उसके बाद these areas are sparsely populated. Sparsely populated means ये जो एरियाज होते हैं डियर स्टूडेंट विथ लार्ज फार्म, यानी कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत फैले फैले एरियाज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड है, पीपल जो है कम रहते हैं, और मतलब स्पार्शली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है. विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स, सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड हैड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन. तो उस एक सिंगल क्रॉप को ही उगा सकते हैं एक विंटर में. ठीक है. अब देखो मिक्स फार्मिंग क्या होती है. इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप. तो मिक्स फार्मिंग का डिस्टेंस क्या होता है, जो लैंड होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग द लाइवली स्टॉक. यानी कि इसमें आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, आप फूड क्रॉप्स भी उगा रहे हो एक साइड में, और एक साइड में जो है आप लोग क्या कर रहे हो, लाइवलीहुड को भी रेयर कर रहे हो. मतलब दोनों से धंधा आपका चल रहा है. ये नहीं है कि भाई आप एक समय में आपका धंधा जो है वहाँ बंद हो जाए. तो यहाँ पे दोनों चीज़ उग रही है. ठीक है डिस्टेंट. अब देखो ये जो है ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में. अब देखो आते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में. अब प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप, यानी कि ये ऐसी कल्टीवेशन होती है जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है, जहाँ पे आपकी एक सिंगल क्रॉप, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर केन हो गया, काजू हो गया, कैश्यू हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन आर ग्रोन. लेकिन एक समय एक सिंगल क्रॉप ही ग्रोन की जाएगी. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेबर चाहिए होता है, कैपिटल भी चाहिए होती है, यानी कि थोड़ा मशीनरी अच्छी सी चाहिए होती है. द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ. क्या पता जो प्रोड्यूस है वो फार्म में ही प्रोसेस कर दिया जाए, या फिर वो जो उसके बगल में फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे लगाया जाता है. ठीक है. क्योंकि एक बार में जो सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, नियर बाई फैक्ट्रीज नियर होती है, ताकि जो फूड है वो स्पॉइल ना हो. ठीक है. Major plantation are found in tropical region of worlds like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी देख लिए. अब आते हैं मेजर क्रॉप्स में. अभी तो हमने इतनी सारी फार्मिंग्स के बारे में पढ़ा, बट अब आएंगे मेजर क्रॉप्स. कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं. ठीक है. A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड में चलना है, मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड है, उसको मीट करना है. इसके लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ठीक है डियर स्टूडेंट. कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट. Crops are also supply raw materials from agro-based industry. Major crops are wheat, rice, maize and millets. तो major crops इन्होंने कौन कौन सी बताई है हमें. wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops and important beverages crops are tea and coffee. अब देखो डिस्टेंस, इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ. देखो डिस्टेंस जो आपकी वो होती है ना, वो आपके 3 पार्ट्स में जो है क्रॉप्स डिवाइड होती हैं. कौन सी क्रॉप्स. एक होती है आपकी फाइबर क्रॉप्स, एक होती है आपकी बेवरेज क्रॉप्स और एक होती है आपकी फूड क्रॉप्स. तो फ्रूट क्रॉप्स में आते हैं आपके व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. और जो आपके फाइबर क्रॉप्स होते हैं इन्होंने तो खुद ही बता दिया, जूट एंड कॉटन. और इंपॉर्टेंट बीवरेजेस क्रॉप, यानी कि सुबह सुबह उठते समय आप लोग क्या पीते हो, जाते हैं दूध पीते हो, और उसमें कोई कोई लोग जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, कोई कोई लोग टी पीते हैं. तो टी एंड कॉफ़ी आर मेन बीवरेजेस क्रॉप्स. अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइस के बारे में. सो राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड. मेजर फूड क्रॉप, राइस जो है एक मेजर फूड क्रॉप है. इट इज अ स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिक, स्टेपल डाइट यानी कि रोज ही खाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर. राइस को बेसिकली क्या चाहिए होता है, राइस को चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल. ठीक है. क्यों डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों, बिकॉज राइस, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि राइस जो है आपकी खरीफ क्रॉप है. खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं. तो राइस जो है ज़्यादातर रेनी सीजन में उगाई जाती है ताकि वो अच्छी तरह उग सके, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और रेन भी होती है बहुत सारी, और साथ ही साथ जो है आपका हाई ह्यूमिडिटी भी होती है. तो इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल. और ये बेस्ट किस में ग्रो होती है, एलुवियल क्लेई सॉइल. एलुवियल और क्लेई सॉइल में ज़्यादा ग्रो होती है, विच कैन रिटेन वाटर. चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस.
ठीक है, चाइना लीड्स यानी कि चाइना ही सबसे ज़्यादा राइस उगाता है, ठीक है। और फॉलोड बाय इंडिया यानी कि चाइना के बाद इंडिया है, फिर जापान है, फिर श्रीलंका है और फिर इजिप्ट है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो राइस की 2 से 3 क्रॉप उगाई जा सकती है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है अच्छी है। अब पढ़ते हैं वीट के बारे में। अब देखो, वीट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग रोज ही खाते हो, रोटी रोज खाते हैं, रोटी रोज वीट की बनती है। अब देखो, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। सबसे पहले वीट को चाहिए होता है मॉडरेट। राइस को क्या चाहिए? राइस को चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। और ये कौन से सॉइल में उगती है? एलुवियल और क्लेई सॉइल में उगती है। और जो है इसमें चाइना लीड करता है, इंडिया है सेकंड, और जापान श्रीलंका बाद में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी स्टूडेंट राइस के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वीट के बारे में। वीट को चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल चाहिए उसको, और ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन यानी कि सनशाइन भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो है ठंड गर्मी नहीं होती, बट कहीं ना कहीं जो धूप है वो आती है, तो वो सनशाइन चाहिए वीट को, ठीक है। उसके फिर देखो डी स्टूडेंट, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम में। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सॉइल। वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल में सबसे अच्छे उगती है। वीट ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में विंटर में उगाई जाती है, बाकी देशों में हमें नहीं पता, क्या पता समर में उगाई जाती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो देश हैं ये ज़्यादातर ठंडे देश हैं, यूएसए वगैरह, तो यहाँ पे समर में भी राइस उग सकती है। देन आते हैं डी स्टूडेंट मिलेट्स में। मिलेट्स मतलब वो जो वो होते हैं जई, जो आप ओट्स वगैरह खाते हैं ना, तो वो मिलेट्स के ही होते हैं। अब देखो डी स्टूडेंट यहाँ पे, दे आर नोन एज क्रॉस ग्रेन्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग क्रॉस ग्रेन्स कहते हैं, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। वीट में क्या पढ़ा? वीट में पढ़ा नो मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए इनको हार्वेस्ट के टाइम में वीट को। और वीट किस में उगते हैं? वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सॉइल में उगते हैं, ठीक है डिस्टेंट। तो आप देखो मिलेट्स में ये बता रहे हैं कि जो मिलेट्स है वो हम लोग फर्टाइल सॉइल, लेस फर्टाइल सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, उसमें ग्रो कर सकते हैं। इनको हम लोग क्रॉस ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। और दे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इट इज़ द हार्डी क्रॉप that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall। तो यहाँ पे दे रखा है कि ऐसी हार्डी क्रॉप है जिसको लो रेनफॉल चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एडिकेट यानी कि मतलब नॉर्मल रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा, रगी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया और चाइना और नाइजर, ठीक है, नाइगर। तो यहाँ पे देखो डी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई मिलेट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है मेज। अब मेज क्या होती है? मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। अब देखो जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा था मिलेट्स में हमने क्या पढ़ा? मिलेट्स में हमने पढ़ा कि भाई मिलेट्स एक बहुत ही आरामदायक क्रॉप है, जो कि हमारी जो है लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में उग सकती है। दूसरा हमने मिलेट्स में ये पढ़ा कि इसको चाहिए हाई टू लो यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, और जो है हाई टू क्या कहते हैं, और इसको क्या चाहिए? एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए, और जो है ये अच्छा खासा उग जाती है, ठीक है। अब देखो मेज़ में हम लोग ये पढ़ें कि मेज़ को चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, और इसको रेनफॉल चाहिए, और इसको लॉट्स ऑफ यानी कि सनशाइन चाहिए। वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल में उगती है। मेज हैज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। तो अब आते हैं कॉटन में। जो कॉटन है रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, 210 frost free days and bright sunshine for its growth। ये है कॉटन के बारे में, ठीक है डियर स्टूडेंट। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑन कॉटन।
तो यहाँ पे बता दिया है, और इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कॉटन के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं जूट के बारे में, ये आपकी फैब्रिक क्रॉप्स के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। कौन से फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्वेश्चन आता है अक्सर, वो होता है आपका जूट। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन में क्या पढ़ा, कॉटन में पढ़ा कि कॉटन जो है कॉटन जो है डिस्टेंट आपका हाई टेम्परेचर में लाइट रेनफॉल में उगती है, और ये जो है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में उगती है, ठीक है। और जो है इसको 110 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। वैसे ही जूट में हम पढ़ें कि जो जूट है उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और जो है वो एलुवियल सॉइल में उगती है। It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown on tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉफ़ी में। कॉफ़ी आ जाती है हमारी एज अ बीवरेज क्रॉप्स। तो यहाँ बेवरेजेस क्रॉप जो होती है आपकी, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। उसके हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल for growth of this crops. Brazil is the leading producers and followed by Colombia and India. ठीक है डिस्टेंट, तो यहाँ पे जो है ब्राज़ील है लीडिंग प्रोड्यूसर। अब आते हैं हम लोग टी में। जो टी है वो भी एक बेवरेज क्रॉप है, और बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर इट्स ग्रोथ ऑफ इट्स थंडर लीव्स। और क्या दे रखा है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। लेबर इज इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने टी के बारे में भी डिस्टेंट पढ़ लिया। अब यहाँ पे डिड यू नो में एक अमेजिंग फैक्ट दिया है, वो है मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। ये तो सबको पता था खैर। वेरियस कलर्स वेराइटी ऑफ मेज आर फाउंड इन द वर्ल्ड। लेकिन मैंने जो कलर के मेज देखे हैं वो आज तक है पीले। मे भी जो मेज होंगे उनको रोस्ट किया जाता होगा जिससे वो काले कलर के भी हो जाते होंगे, बट आई हैव सीन ऑरेंज कलर की ओनली। और सफ़ेद कलर के भी होते हैं, फोटो में तो ऐसा ही दे रखा है, मे भी होते होंगे सफ़ेद कलर के भी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये मेज़ की फ़ोटो दे रखी है आपको। वेरियस कलरफुल वेराइटी ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट, हु डिस्कवर्ड कॉफ़ी प्लांट। किसने डिस्कवर्ड कहा था। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट AD 850 कालिडी एन अर्ब गॉड हर्डर हु पजल्ड बाय क्विकर एंटिक्स ऑफ फ्लॉक tasted the berries of every green bush on which the goat were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed this discovery to the world. तो ठीक है भाई, इसने डिस्कवर करा कॉफ़ी को, ये भी पता चल गया। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने बाकी सब तो कर लिया, अब थोड़ा सा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में करते हैं। Agricultural development refers to the efforts made to increase the farm production in order to meet the growing demands of increasing population. सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स जो हम लगाते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ताकि जो हमारी ग्रोइंग डिमांड है पॉपुलेशन की वो जो है हम लोग सही कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। देन दे रखा है दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया। अब ये भी बता रखे कि ये हो कैसे सकता है। तो सबसे पहले इसमें बता रखे है कि ये हो सकता है कि भाई क्रॉप एरिया आप लोग बढ़ा दो, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन बढ़ा दो, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, mechanization of agriculture is also the another aspect of agricultural development. The ultimate aim of the agricultural development is to increase the food security. सबसे बड़ा aim
ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये क्या होगा, इज दिस टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। देन एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। उसका फिर लार्ज होल्डिंग्स आर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, उसका फिर यहाँ पे देखा है एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म, one from India and one from the USA. Let us understand about the agriculture in the developing and developed country. तो यहाँ पे 2 केस स्टडी दे रखी है डिस्टेंस। केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे डू यू नो का इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ना चाहूँगी, विच इज द फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल at all times have access to sufficient, safe and nutritious food. Food security exists when people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. देन आता है डिस्टेंट फार्म्स इन इंडिया। अब देखो, देर इज अ स्मॉल विलेज एदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर्स। ओ माय गॉड। अब देखो डिस्टेंट, यहाँ पे क्या देखा है, 1.5 हेक्टर्स। हिज house is in the main village. He purchased high yielding variety of seeds from market every alternate year. The land is fertile. He grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat and rice and pulses. The farmer takes advice of his friend and elders for government agriculture officers regarding the farming practices. He takes tractor on rent for plowing this field. Though some of his friends still use traditional method of using bullocks and plowing, there is tube well in nearby field which he takes to irrigate his field. Okay. अब यहाँ पे दे रखा है डी स्टूडेंट कि मुन्ना लाल हैज 2 बफेलोज। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस भी हैं, few hens. Okay. He sells milk in the cooperative store located in nearby town. He is the member of cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of livestock and artificial insemination. अब देखो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है, all the members of his family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from the bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds, यानी कि high yield variety of seeds and implements. He sells his produce in the mandi located in a nearby town. तो कहाँ बेचता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेचता कहाँ है, मंडी में बेचता है। उसके भी देखो, since majority of farmers do not have lack storage facility, when market is not favorable to them in recent years facilities, they are forced to sell the produce even when market is not favorable for them. In recent years, government has some step to develop storage facilities. फार्म इन यूएसए। अब देखो फार्म इन यूएसए की स्टोरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया फार्म। अ टिपिकल फार्म इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। द फार्मर जनरली reside in the farm. Some major crops grown here are soyabean, wheat, cotton and sugar beet. अब देखो यहाँ पे जो होरैन वो है फार्मर ऑफ मिड वेस्ट यूएसए। इसके पास जो है 300 हेक्टर ऑफ लैंड है। He grows on his field after making secure that soil and water resources needs the crop. Adequate measures are taken to control the pest and damage to crop. From time to time, he sends soil sample to testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The result helped John Roy to plan a scientific fertilizer program.
His computer linked to the satellite, which gives him a precious picture of his field, which this help him to use chemical fertilizer and pesticides whenever they are required. He uses tractors, seed drill, levelers, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations. Grain are stored in automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman, not like a peasant farmer. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है कि भाई जैसे इंडिया में एक गरीब जो किसान है वो गरीबी की तरह काम करता है, वैसे यूएसए में जो है गरीबी की तरह काम नहीं कर रहा. हर समय सॉइल सैंपल्स को लेबोरेटरी भेज रहा है, चेक करवा रहा है कितने न्यूट्रिशन डालना है, कितना क्या करना है. इंडिया वाले वो नहीं कर पा रहे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डी स्टूडेंट जो यूएसए का प्रोड्यूस्ड है वो ज़्यादा आ रहा है, उनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है ना. लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये चीज़ आ रही है. अब आ जाओ डी स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज में. ठीक है डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तब यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है, वो ये होती है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो सबसे पहले कीवर्ड से स्टार्ट करो. आपकी बुक में तो कीवर्ड दिए नहीं है, बट मैं आपको कुछ कीवर्ड बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, विच आर मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है आने की एग्ज़ाम में. तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे जो कीवर्ड मैं आपको अभी बताऊंगी वो ध्यान से सुनना. ठीक है. एग्रीकल्चर, तो मैंने जैसे कि पहले ही समझाया, बाद में समझाया कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है. कौन कौन है वो दो शब्द हैं एग्री और कल्चर, यानी कि लैटिन शब्द. एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग. ठीक है डिस्ट्रेंट, इतना क्लियर हो गया आप सभी को. देन आ जाओ नेक्स्ट में जो है सेरीकल्चर. अब सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है डिस्ट्रेंट, सेरीकल्चर का मतलब होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. क्या है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. इट कैन सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि सिल्क वॉर्म की बिजनेस के लिए रेयरिंग करना. पिशीकल्चर, पिशीकल्चर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, पिशीकल्चर का मतलब होता है कि ब्रीडिंग ऑफ फिशेज स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स. उसके बाद फिर है वीटिकल्चर. वीटिकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज. तो यहाँ पे मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई जो कि आपके उसमें भी थी. तो ये जो 5 चीज़ें हैं जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर देती हैं. ऐसे तो बहुत कीवर्ड हैं, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ. व्हाट इज सब्सिस्टेंट फार्मिंग. अगर सब्सिस्टेंट फार्मिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखोगे. सब्सिस्टेंट फार्मिंग की डेफिनेशन में बस आप सिंपल सी चीज़ ये लिख सकते हो, इन सब्सिस्टेंट फार्मिंग में मैंने आपको क्या क्या बताया था. सब्सिस्टेंट फार्मिंग में क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोड्यूस जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है. दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो फार्मर है वो मतलब नॉर्मल जो यूज़ करते हैं हम लोग फार्मिंग करने के लिए टूल्स, वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है. तो आप सब्सिस्टेंट फार्मिंग में ये लिख सकते हो, इन सब्सिस्टेंट फार्मिंग द फार्मर यूज low level of technology and also the produced the output produced small. ठीक है. उसके फिर आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड में जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन ऑर्गेनिक फार्मिंग all produced all food are produced naturally without using any chemicals, pesticides and fertilizers. Organic manure and compost are used. उसका फिर स्टूडेंट इंटेंसिव मैं पूछूंगी कि व्हाट इज ओके ये बता दिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग तो बता दिया था मैंने. नेक्स्ट वाला कौन सा था, कमर्शियल फार्मिंग. हाँ, व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग. अ कमर्शियल फार्मिंग इज अ फार्मिंग विच इज डन फॉर यू नो सेलिंग समथिंग एंड फॉर मनी एंड प्रॉफिट. ठीक है. फिर कमर्शियल फार्मिंग में ये 3 पार्ट थे. कौन कौन थे, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग. याद रखना इंटेंसिव सब्सिस्टेंट और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग के भेद है. ठीक है. उसका फिर आ जाओ डी स्टूडेंट, बस इतने कीवर्ड पूछती हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं. तो अब आता है डी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन होता है डी स्टूडेंट आपका ये वाले
चैप्टर का वो है व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस में जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है सबसे पहला, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? सो इसमें वही डेफिनेशन लिख दोगे जो कीवर्ड में लिखी थी। एग्रीकल्चर रिफर्स टू द साइंस एंड आर्ट ऑफ cultivation on the crop, raising crops, rearing livestock. It is also known as farming. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। सो द फैक्टर्स मैंने बताया भी था शुरू में कि फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट बताया था ना। तो इसमें वही लिखोगे दैट क्या कहते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल और फिर क्लाइमेट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। इसमें ये नहीं पूछा व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टूडेंट पंजाब साइड बहुत कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है बहुत सारा, सॉइल इरोजन होता है, और जो है ये सफिशिएंट भी नहीं होता है एक लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग मेन कारण क्या लिख सकते हो, आप लोग ये लिख सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन, एयर पॉल्यूशन एंड ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे बताओगे कि आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट ऑफ लैंड, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मेन चीज देश में यही होती है। आप ये नहीं बताओगे कि भाई बर्न कैसे करा, फिर जलाया कैसे। वो मेन चीज शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन पार्ट तब आता है जब एक कल्टीवेटर, जब वो लैंड को, जब उसकी फर्टिलिटी पूरी डाउन हो जाती है, उसको खाली छोड़ के नए प्लॉट ऑफ लैंड में जाता है, वही बर्न करने के लिए। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डेफिनेशन में ज्यादा बच्चों को देखे वो गलती करते हैं। वो क्या बताते हैं, वो पूरा बताते हैं कि भाई हम लोग पेड़ को काटेंगे, फिर पेड़ को जलाएंगे, उसके बाद फिर फर्टिलिटी आएगी, फिर हम उगाएंगे क्रॉप 3-4, उसके फर्टिलिटी फिर नीचे गिर जाएगी, फिर लैंड को अबेंडेंट छोड़ेंगे और फिर दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में जाएंगे। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। डेफिनेशन ये भी सही है, पर दिमाग लगाओ कि भाई इतनी लिखने से अच्छा है छोटा सा लिखोगे कि आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट ऑफ लैंड, दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस भी पूछा है। तो इट्स डिसएडवांटेजेस आर फॉलोइंग आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो फिर क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिख देना डिफॉरेस्टेशन, एयर पॉल्यूशन और नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। उसका फिर आता है स्टूडेंट व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बताया गया है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक बार में सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, शुगर केन इज ग्रो, a large amount of labor and capital is required, a product is processed on farm itself or nearby factories। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आएगी। मैंने आपको पहले बताया था कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग के 3 भेद होते हैं, मिक्स फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और मैंने आपको एक और बताया था जो कि है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मैंने बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, शुगर केन इज ग्रोन, a large amount of labor and capital is required, और फिर क्या लिखोगे, the produced is processed in farm itself or nearby factories। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है नेम द फाइबर क्रॉप एंड क्लाइमेट, नेम क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। क्लाइमेटिक कंडीशन भी बतानी है। सबसे पहले डीएस्टर हम लोग आते हैं, क्या कहते हैं इसमें कि भाई इनका क्या है। तो मेजर फाइबर क्रॉप अभी हमें जो चैप्टर में है 2 ही बताई थी, वो थी जूट और कॉटन। तो हमने कॉटन में डीएस्टर क्या पढ़ा था, हमने कॉटन में पढ़ा था डेट कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप
कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, पढ़ा था भाई हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और ब्राइट सनशाइन, ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ी थी कॉटन में, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं जूट में। जूट में हमने क्या पढ़ा था, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि जूट जो है एलुवियल सॉइल में उगती है अच्छी, और क्या पढ़ा था हमने, जूट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे द 2 फाइबर क्रॉप्स आर, उसके फिर जूट आएगा, फिर जूट के बारे में लिखोगे एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, तो जूट आएगा सबसे पहले, जूट के बारे में लिखोगे इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, हाई टेम्परेचर, और फिर क्या लिखोगे हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसके बाद फिर क्या लिखोगे कॉटन, सो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो ये 2 चीजों के आपको लिख दोगे आप लोग, है ना, तो ये तो सिंपल ही डिस्टेंस, आई होप दैट आप लिख ही दोगे, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट आता है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले हॉर्टिकल्चर मीन्स, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिफर्स टू जूट। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफीज, मैंने कॉफी के लीडिंग प्रोड्यूसर्स बताए थे, कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा डीएसएल में उगती है ब्राजील में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंडिया करके आ जाते हैं। गिव रीजंस, गिव रीजन में है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इन इंडिया, इंडिया में भी आपने को बताया था कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे आपको शुरू में ही बता दिया था। तो आपको देना है रीजन इसके लिए, भाई ऐसा क्यों है कि भाई इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो ये बताने के लिए डिस्ना आप कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज many regions in India have fertile land that is favorable for agriculture, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जगहों में जो है फर्टाइल लैंड है, आप लोग हर जगह देख लो ज़्यादातर फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज मैनी रीजन इन इंडिया हैव fertile land that is favorable for agriculture। फिर आएगा डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, वाई, गिव रीजन देना है ना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप्स डिपेंड्स on the factors such as favorable topography of soil and demand of produce, type of climate, amount of rainfall, technology and labor। तो रीजन इतना आपको इसमें लिख देना है। तो कैसे लिखोगे, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज growing of crops depends on the various factors like favorable topography of soil, climate, demand of produce, टेक्नोलॉजी, लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है डिस्टेंट डिस्टिंग्विश द बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड all those connected with extraction and production of नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स लिख दोगे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल, और टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जांपल लिख दोगे एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। उसके फिर आते हैं सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव फार्मिंग, मैंने पूछा भी था आपसे क्वेश्चन। अब देखो इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सबसे पहले बताओ, मैं सबको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बताओगे। तो सब्सिस्टेंट फार्मिंग यूजेस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स, ये लिख दो बस, सब्सिस्टेंट फार्मिंग यूजेस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस इज स्मॉल। फिर इंटेंसिव फार्मिंग में क्या लिखोगे, द फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर टू कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। Farmer uses more simple tools and more labor to cultivate a small plot of land।
उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आप लोग जो है इतना आप लोगों को सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं डी स्टूडेंट। बस नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्टिविटी दी है जो आप लोग कर सकते हो। अब है फॉर फन, तो यहाँ पे देखो पजल दिया है हमें। ठीक है, क्रॉप्स दैट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, crops that need well drained fertile soil and moderate temperatures and lots of sunshine, lots of sunshine। ठीक है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मॉडरेट टेम्परेचर्स और लॉट्स ऑफ सनशाइन। मैंने बताया था आपको लॉट्स ऑफ सनशाइन, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल किसको चाहिए, हमने पढ़ा था अभी अभी डियर स्टूडेंट। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए और आपका क्या चाहिए, फर्टाइल वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स चाहिए। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट इसमें बहुत सिंपल है। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। ये आपका उगती है मेज़। मेज़ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो आपकी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स में उगती हैं, साथ ही साथ जो है आपकी मॉडरेट टेम्परेचर और उनको लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मेज़। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट में, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ ये पेस्टिसाइड्स से, इसको हम लोग क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, तो इसको क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हम लोग मुन्ना लाल की स्टोरी सुन रहे थे तब हमने पढ़ा था। ठीक है डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है हमने ये भी कर लिया। थर्ड वाला देखते हैं, मतलब फोर्थ वाला, यूएसए कैनेडा रशिया ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। तो ये है आपका फोर्थ पार्ट। तो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप, यूएसए कैनेडा रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी क्रॉप के हैं, हमने पढ़ा था डी स्टूडेंट, याद करिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड कनाडा कौन सी क्रॉप उगाते हैं ये ज़्यादातर डियर स्टूडेंट, मेजर जो ग्रोअर्स हैं जो इसको ज़्यादातर उगाते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इन क्रॉप्स के। सोचो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल आंसर है इसका। मैं इसलिए आपको टाइम दे रही हूँ डियर स्टूडेंट क्योंकि मेरे को आपको देखना है कि भाई आप भी पढ़ें कि नहीं पढ़ें, या फिर मैं ही आपको पढ़ाने में लगी हूँ और आप पढ़ ही नहीं रहे, है ना। ये भी तो वो होना चाहिए कि भाई आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें। अगर आप भी पढ़ेंगे तो वो अच्छी बात है ना। तो डियर स्टूडेंट ये और कोई नहीं, आपका वन एंड ऑल जो आप रोज़ अपने खाने में खाते हैं, वीट के प्रोड्यूसर्स हैं ये। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स, टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स 10th है। कौन सी फार्मिंग करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फैमिली नीड्स के लिए। कोई बच्चे कमर्शियल फार्मिंग भी लिख के आ जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। कमर्शियल फार्मिंग नहीं है ये, सब्सिस्टेंस है। ठीक है, अब आ जाओ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल। ये है 13th है। इसको क्या कहते हैं हम, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसको। बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये भी गलत करके आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट करते हैं वो इसको भी गलत। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, लाइफ स्टॉक। उसके बाद फिर आता है ग्रोइंग ग्रेप्स फॉर वाइन्स। 14th वीटी कल्चर, वेरी सिंपल। वीटी कल्चर। देन आता है डियर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट में जो कि है आपका कोर्स ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। कोर्स ग्रेन किसको कहते हैं, मिलेट्स को। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स,
डाउन है, डाउन डाउन, वन का डाउन, मिलेट्स। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, थर्ड शिफ्टिंग। देन आता है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिफ्थ का डाउन। ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। एक मिनट डिस्टेंस में एक बार देखती हूँ, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डियर फ्रेंड इसका आंसर एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है आपका फिट नहीं आ रहा है। वैसे प्रॉपर आंसर हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, बट आई डोंट नो आपकी एनसीईआरटी बुक ने स्पेस गड़बड़ क्यों करी है, मेरे को नहीं पता, बट आप इसका एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो। देन आता है टी कॉफ़ी शुगर केन रबर आर ग्रोन इन। टी कॉफ़ी शुगर केन रबर कहाँ ग्रो होते हैं? टी कॉफ़ी शुगर केन एंड रबर आर ग्रोन इन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, टी कॉफ़ी रबर आर ग्रोन इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लगभग अब हो ही गया है, इसलिए मैंने आपके लिए आंसर की भी खोल दी है। तो डियर स्टूडेंट जो ये वाला था सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर था प्लांटेशंस। ये सारे प्लांटेशंस में उगते हैं, प्लांटेशंस। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट आता है आपका रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो किसको रिक्वायर करते हैं? कॉटन को। उसके बाद फिर आता है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट, ऑल्सो नोन एज पेडी, राइस, activity concerned with extraction and production of natural resources. Again the answer would be प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। तो आप होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।